तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले, ओ तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले। तुझ में जो चिंगारी है उस शोला आज बना ले। जान लगा के खेल खिलाड़ी, ओ जान लगा के खेल खिलाड़ी, साथ हमेशा स्पोर्ट्स इंडी। शान बढ़ा तू रहे अगाड़ी, जीत की भाषा स्पोर्ट्स इंडी। Hello and welcome to one more episode of the World of Sports on the Sports Indie channel. We continue to bring to you inspiring stories from the world of sports. The program is produced by BT Group and I call upon, of course, today's guest. आज एक खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे. The idea behind this program is by Supriya Badwe, who's also the CEO of the Sports Indie, and she's the one who has thought about bringing these great personalities from the world of sports to the channel and to this program. इसी सिलसिले में जैसे मैंने कहा आज एक बड़े ही खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे. अंग्रेजी में एक कहावत है, they say play your life like a carom. Yes, you heard it right. Play your life like a carom. Simply aim and strike. कैरम एक ऐसा खेल है कि माना जाता है जिसकी शुरुआत तो भारत में ही हुई. गोटियों का ये बड़ा ही रोचक सा खेल है कैरम. बच्चे तो बच्चे, जवान, बूढ़े, हर किसी के लिए ये खेल एक ऐसा खेल है जिसके साथ वक्त बिताने का एक बड़ा ही अच्छा जरिया जिसे समझा जाता है. इस खेल की शुरुआत खास तौर पर कहते हैं कि भारत में मुंबई में कहीं हुई थी 1929 के आसपास बताई जाती है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जरूर जानकारी लेंगे क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है एक ऐसे प्लेयर जो कि कैरम की दुनिया से वास्ता रखते हैं. सच तो ये है कि ये खेल जो है ये भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान इन सभी जगहों में ज्यादा पॉपुलर है और आज इस खेल के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे. यहाँ पर आमंत्रित करते हैं अरुण केदार जी को. अरुण जी नमस्ते. 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 आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में. और अरुण जी के बारे में अगर मैं ज्यादा कहूँ तो आप ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन के ट्रेजरर हैं, महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है और मुंबई डिस्ट्रिक्ट कैरम एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है. आप खुद एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम प्लेयर हैं, राष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं, भारत के पूर्व कप्तान आप रह चुके हैं कैरम के सिलसिले में और टीम इंडिया के आप कोच भी हैं, नेशनल कैरम ट्रेनर हैं और एक खिलाड़ी और एक कोच दोनों ही की हैसियत से आपको शिव छत्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है. तो अरुण जी सवालों के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल. तो सबसे पहले बताइए कि कैरम आमतौर पे देखा जाता है एक खेल घर घर में खेले जाने वाला खेल है. जैसे मैंने कहा बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई इसे खेलते हैं. इस खेल के बारे में हमें एक विस्तृत जानकारी दीजिए आपकी तरफ से. जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये एक पारिवारिक खेल है, इंडिविजुअल खेल है, लेकिन जिस नजरिए से इस खेल के बारे में लोग देखते हैं उसको आज की तारीख में बदलने की जरूरत है ऐसे मैं समझता हूँ. क्योंकि ये पारिवारिक खेल होने की वजह से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक रिक्रिएशन है, एक टाइम पास के तौर पर इसको खेला जाता है और उसी तरह से पूरी दुनिया में ये खेल खेला जाता है और उसकी तरफ देखने का लोगों का नजरिया है. लेकिन ये पूर्व इतिहास रहा है. अब वो खेल पारिवारिक है लेकिन साथ ही में उसने एक अंतरराष्ट्रीय स्तर प्राप्त कर लिया है. क्योंकि परिवार में जब हम खेलते हैं तो अपने बच्चे, माँ, दोस्त, बड़े, बूढ़े सभी लोगों के साथ खेलते, वो एक टाइम पास के तौर पर है. लेकिन आज अगर इसको देखा जाए तो तकरीबन 20 देश है जो इस खेल को खेल रहे हैं, जिसकी जानकारी काफ़ी कम लोगों को है. इसकी विश्व अजिंक्य पद स्पर्धाएं होती है, हमारे पास इंटरनेशनल चैंपियंस है, वर्ल्ड चैंपियंस है, ये कितने लोगों को पता है. देखिए छुट्टी के समय में लोग पहले इसको खेला करते थे. मैं भी जब बचपन में छोटा था तब छुट्टियों में खेलता था, दोस्तों के साथ खेलता था. उस वक्त सोशल मीडिया, मोबाइल, व्हाट्सएप इन सब चीज़ों का उस वक्त वो सब चीज़ें थी नहीं. तो लोग क्या करते कि छुट्टी के समय में अपना समय बिताने के लिए दिन भर में क्रिकेट,
या फिर अन्य खेल है, उसके साथ में दोपहर के समय में जब सब शांत होता है तब कैरम खेलते थे, या ज्यादातर बारिश के मौसम में इसको बाकी सब आउटडोर गेम खेल जब नहीं खेला जाते थे, खेल सकते थे लोग, तो लोग कैरम की तरफ या ताश की तरफ या चेस की तरफ मुड़ते थे। चेस खेलने में थोड़ा-सा मुश्किल था, वो एक ब्रेन गेम है, लोगों को आसानी से खेलने के लिए खेल नहीं सकते। ताश भी सभी लोगों को खेलना पसंद नहीं करते, लेकिन कैरम एक ऐसा खेल है कि 2 लोग, 4 लोग दोस्तों के साथ, परिवार के साथ खेल सकते हैं। तो इसके लिए इसकी तरफ लोगों का देखने का जो नज़रिया रहा है, वो एक टाइम पास के तौर पर रहा है, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, इसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। बिल्कुल, तो अभी जैसे आपने कहा कि कैरम एक मनोरंजन का खेल माना जाता है, पारिवारिक खेल माना जाता है, ज़्यादातर लोग घर में साथ-साथ बैठ के खेल लेते हैं। लेकिन फिर टूर्नामेंट के नियम क्या है इसके? कुछ अलग नियम देखिए है क्या? क्योंकि हर देखिए कोई एक अपने तरीके से इसे स्ट्राइक करता है। वैसे हम घर में भी जब खेलते हैं तो अपने नियमों के आधार पर खेलते हैं, बचपन में खेला जी, करते थे। अब भी कई लोग हैं, कुछ लोग हैं कि थंबिंग नहीं खेलते। कुछ राज्यों में अलग तरीके से कैरम को खेला जाता है। मैंने देखा है कि बंगाल में तो खड़े होकर कैरम खेल के ऊपर खेला जाता है, अच्छा, और वो कैरम भी तकरीबन 7-8 फुट बड़ा, यानी इतना चौड़ा कैरम वहाँ पर मैंने देखा है। कभी मैं गया था वेस्ट बंगाल में कैरम की टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो हर एक कोई अपनी-अपनी नज़रिए से, अपने-अपने हिसाब से उसके नियम बना रहा है, उसको खेल रहा है। लेकिन इसकी अगर नियमावली आप देखना जाएँगे, तो एक किताब है मोटी-सी, अच्छा, और उसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इस नियमों का जो अभ्यास करके खिलाड़ी जब खेलता है, तो वो एक दायरे में होकर खेलता है। जैसे अगर आप खेलते हो, तो बेसलाइन के ऊपर आपको स्ट्राइकर रखना पड़ता है। बेसलाइन आप कट नहीं कर सकते, उसका जो बॉल रहता है, उसको आप कवर करना चाहिए, उसको आप कट नहीं कर सकते। जब आपका खेल शुरू होता है तो आप बीच में पाउडर नहीं डाल सकते, स्ट्राइकर अच्छा, टेस्ट नहीं कर सकते। ये छोटे-छोटे नियम हैं जो आम तौर पे लोग जब खेलते हैं अपने घर में, तो उसी हिसाब से खेलते हैं, स्ट्राइकर टेस्ट करना या बीच में पाउडर डालना। ये सब चीज़ें आप नियमों के आधार पर नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी तरह की गलती करते हैं तो आपको आपका जो टर्न है, वो गँवाना पड़ता है। न सिर्फ गँवाना पड़ता है, पेनल्टी के तौर पर एक आपकी कॉइन जो है बोर्ड के ऊपर रखी जाती है। जो अंपायर होता है हुँ, ये सब कंट्रोल करता है। तो इसके बहुत सारे नियम हैं, और ब्रेक करने से पहले आपको इजाज़त लेनी पड़ती है अंपायर की। तो इन सब चीज़ों का अभ्यास करके नियमों के आधार पर आपको टूर्नामेंट में खेलना पड़ता है। और जब इन नियमों से जब किसी खिलाड़ी को खेलने के लिए कहा जाता है, तो मैंने अक्सर देखा है कि अपने घर में काफ़ी अच्छा खेलने वाला वहाँ पर आके उन सब चीज़ों को आदी नहीं होने की वजह से फिर लड़खड़ा जाता है। उसका वो खेल बिल्कुल, नहीं होता, और ज़्यादातर जब टूर्नामेंट होती है तब नए बोर्ड के ऊपर होती है। जो इक्विपमेंट होता है वो फेडरेशन का अप्रूव्ड किया हुआ इक्विपमेंट रहता है, तो उसके ऊपर खेलना और अपने घर में खेलना ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं कि कभी पिच स्पिन बॉलर को सपोर्ट हुँ, करता है, कभी जो बॉलर है उनको सपोर्ट करता है। कभी-कभी हमने ये भी देखा है कि बैट्समैन के लिए वो सपोर्ट करते हैं। तो अलग-अलग तरह के पिचेज़ जैसे होते हैं, वैसे ही कैरम की अलग-अलग कंपनियाँ, अलग-अलग कंपनियों के कैरम होते हैं। लेकिन हर कैरम की लेवल जो होती है ना, वो तकरीबन पिच के हिसाब से होती है। कभी बोर्ड थोड़ा-सा बेंड होता है, कभी उसकी लेवल ऊपर-नीचे होती है। तो उस खिलाड़ी को उसके आधार पर अपने आप को कंट्रोल करके खेलना होता है। अरुण जी, आपने एक बहुत सही बात कही है यहाँ पर, क्योंकि मैं सोच रही हूँ, जैसे कहते हैं ना कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। अगर घर पे ही आप गलत तरीके से खेल रहे हैं, भले आप दिन रात खेल रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आगे चल के अगर आप चाहते हैं, इफ यू रियली एस्पायर टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास कैरम प्लेयर, तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है अगर आप सही ढंग से, सही तरीके से ना खेल रहे हो। तो मेरे ख्याल से आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो सारे दर्शक यहाँ जुड़े हुए हैं और जो स्पोर्ट्स की दुनिया से वाकिफ है और ताल्लुक रखना चाहते हैं और बहुत अपने आप के लिए कुछ ढूंढना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं इस दुनिया में, कैरम के जो शौकीन रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि नियमों का पालन हर खेल की तरह ही इसमें भी बिल्कुल लाजमी है। इससे अरुण जी, एक और डिसिप्लिन भी बात आती है। बताइए। जी, बिल्कुल सही। इससे आप डिसिप्लिन इस भी खेल आती आप इस खेल के साथ कब और कैसे जुड़े, ये हमें बताइए।
देखिए, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, हर परिवार में हर कोई सदस्य होता है। जैसे हिंदुस्तान में तो मैं कम से कम समझता हूँ तकरीबन सभी लोग कैरम को जानते हैं, अपने परिवार में अपने दोस्तों के साथ कैरम खेल चुके हैं। भले ही वो चैंपियन बोर्ड के ऊपर नहीं खेले हो, लेकिन छोटा-सा छोटा आज 1 फुट से लेके 3 साढ़े 3 फुट तक के कैरम तो आप मार्केट में अगर जाओ तो देखने के लिए आपको मिलते हैं। तो बचपन में छोटा-बड़ा कहीं न कहीं कैरम से कोई न कोई तो जुड़ा हुआ होता है। तो मैं भी अपने बचपन में दोस्तों के साथ कैरम खेलता था। तकरीबन 1976 की बात है, जब मैंने कैरम खेलना शुरू किया, या फिर कैरम के माध्यम से कुछ लोग हम लोग इकट्ठा हुए और हम एक टाइम पास के तौर पर कैरम खेला करते थे। लेकिन 1979 के दरमियान मुझे थोड़ी-सी जानकारी मिली कि दादर में एक वनमाली करके हमारा एक हॉल है, वहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पे कैरम की टूर्नामेंट होती है। तो वो मेरे दोस्तों के साथ मैं देखने के लिए चला गया, और वहाँ से मेरी जो दिलचस्पी है वो बढ़ गई। और फिर उसी दरमियान हमारे जहाँ पर मैं दादर में रहता था, वहाँ पर एक कैरम का क्लब भी खुल गया था। तो मेरी जो कैरम के प्रति रुचि थी वो और बढ़ गई। तो मैं छुप-छुप के वहाँ पर कैरम का खेल देखने के लिए जाया करता था, क्योंकि उन दिनों कैरम के प्रति लोगों का देखने का नज़रिया इतना आज के जितना नहीं था अच्छा। लोग ये समझते थे कि जिनको काम-धंधा नहीं है और जो बेकार के लोग हैं, सब कैरम खेलते हैं, जैसे टाइम पास के तौर पर है, इसमें से कुछ आपको हासिल नहीं होना है, बस आपका टाइम जाना है, और हो सकता है कि आप बुरी आदतें भी इससे आपको लग सकती है। तो उसी हिसाब से मैं भी कैरम के जो हमारे जो वहाँ पर रहने वाले लोग खेलते थे, वो देखने के लिए छुप-छुप के जाता था। मेरे घर परिवार में काफ़ी विरोध होता था। वो ये समझते थे कि वहाँ जाने से अपना लड़का जो है वो शायद गलत रास्ते पे चला जाए। लेकिन कैरम के प्रति मेरा लगाव इतना बढ़ गया है कि जो मैचेस मैंने वहाँ पर देखे थे, उसके बाद में मेरे को लगा कि नहीं, कैरम मेरे को खेलना है। तो फिर मेरे पिताजी ने उस वक़्त दादर में किसी टूर्नामेंट से एक छोटा यानी चैंपियन कैरम बोर्ड लाके मेरे घर पे दिया, ताकि मैं बाहर नहीं जाऊँ, अपने घर में भी जो है अपना शौक करूँ। लेकिन मेरा जो जुनून था वो इतना ज़्यादा था कि मैं उन दिनों लगभग सवेरे 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक कैरम खेलता था। और आप हाँ, यकीन मानिए, मैं अकेला कैरम खेलता था। खाना अच्छा। खाने के लिए सिर्फ़ उठना, या फिर अगर कुछ घर में से किसी ने बुलाया है तो वहाँ आना, क्योंकि मेरे बगल में एक रूम था जो मेरे पास था, वहाँ पर मेरा कैरम लगाया हुआ था। तो शाम को 6 बजे तक मैं पूरे दिन भर में कैरम खेलता था, और 6 बजे के बाद मैं वहाँ पर दादर में जो टूर्नामेंट थी चालू, वहाँ पर मैं वो मैच देखने के लिए, क्योंकि सामने उन दिनों शाम को 7 पौने 7 बजे मैचेस शुरू हुआ करते थे, और तकरीबन 30 दिन, कभी-कभी तो 45 दिनों तक वो टूर्नामेंट चलती थी। क्योंकि हुँ, दिन में अभी तो हम 3 दिन में एक टूर्नामेंट खत्म कर देते हैं। अभी किसी के पास इतना समय नहीं, लेकिन उन दिनों 30-30 दिन, 45 दिन तक टूर्नामेंट चलती, तो शाम को मैं मैचेस देखने के लिए जाता था। तो मेरी मेहनत, और मैंने वो जो देखा है अच्छे खिलाड़ी को, उस वक़्त मैंने सुहास कांबले और विजय संगम, 2 बड़े खिलाड़ी उस वक़्त के थे। तो उनके दोनों 2 फाइनल्स मैंने उसी हॉल में देखे थे। एक चैंपियनशिप थी और एक उनकी वनमाली हॉल की टूर्नामेंट थी, और दोनों ही टूर्नामेंट में फाइनल्स में यही 2 खिलाड़ी थे, और वो जो मैच मैंने देखी, वो मैच मैं आज तक नहीं भूला। तो मेरी रुचि उसके बाद में इतनी बढ़ गई कि तकरीबन 4-6 महीने की मेहनत में फिर मैंने अच्छा खेलना शुरू किया, और एक जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 1980 में हैदराबाद में हुई। उस टूर्नामेंट के लिए मेरे को सिलेक्ट किया गया, और सबसे बड़ी बात, उस टूर्नामेंट से पहले जब मैं 17 साल का था, उस टूर्नामेंट में जाने से पहले मैंने इतनी मेहनत की कि जिन खिलाड़ियों का खेल मैं देखता था और जिनसे मैं इंस्पायर हुआ था, उनके कैटेगरी में, यानी सीनियर कैटेगरी में, यानी 18 तक जूनियर कैटेगरी होती है, और उसके बाद में सीनियर कैटेगरी शुरू होती है। तो एट द एज ऑफ 17 मैंने सीनियर कैटेगरी की टूर्नामेंट वहाँ पर स्टेट लेवल की जीती थी। क्या तो बात है। काफ़ी पापड़ बेले, काफ़ी मेहनत की, जी। और मैं समझता हूँ कि अगर आप दिल से कुछ करते हो ना, तो आप सफल हो सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी जो बातें अभी इस समय आप कर रहे हैं हमारे साथ, तो उससे यही पता चलता है कि आपने काफ़ी डेडिकेशन के साथ इस गेम को फ़ॉलो किया है, जी, पूरी बिल्कुल, बिल्कुल। कमिटमेंट, पूरी शिद्दत के साथ आपने किया है। और अरुण जी, आपने जो ज़िक्र किया ना, मुझे अचानक से 2 एपिसोड्स, 2 वा एग्ज़ाम्पल्स याद आ रहे हैं हिंदी फ़िल्मों के। एक तो है अंकुश वाला एपिसोड, एन चंद्रा की फ़िल्म अंकुश,
जिसमें 4 बेरोजगार जवान यूथ होते हैं, वो बैठ के कैरम खेल रहे हैं। तो वो अपनी उसी की बेरोजगारी, वजह से अपना क्या, सारा जी अपना उसी की सारा वजह गम भुला से देना चाहते हैं। सही। और दूसरा वाकया, तो दूसरा एग्जाम्पल जो मुझे याद में आ रहा है वो है मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला। अगर आप में से किसी को याद है कि एक वो बूढ़ा आदमी, पारसी आदमी, जिसे जिंदगी में कोई भी मकसद नहीं रहा है, लेकिन कैरम खेलने का जब वक्त आता है तो वो बिल्कुल उठ के आ जाता है अपने बेड से और स्ट्राइक करना शुरू कर देता है। ही जस्ट गेट्स अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट कैरम बोर्ड। तो किस तरह से यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा कि जब आप मुन्ना भाई एमबीबीएस का जिक्र आपने किया है, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि उसकी शूटिंग जो है वो फिल्म सिटी स्टूडियो में हुई थी। और दादर में जहां पर मैं रहता था, मेरे बिल्कुल घर के सामने हमारे एक बुजुर्ग दोस्त थे, प्रेमगिरी कर करके, और वो फिल्मों में जो मेकअप का काम करते हैं ना, वो काम वो करते हैं। अभी भी उनका वहां पर वो काम चलता है। तो उनका यानी उनका जो जहां पर काम चलता है, वहां से मेरी जो खिड़की है घर की, वो बिल्कुल दिखती है। जब वहां से कोई भी अगर पास होता है, तो अगर उसने मेरे घर की तरफ देखा, तो मेरे घर में कई सारे ट्रॉफियाज वगैरह उन दिनों मैंने बड़ा शोकेश किया था, तो वो आसानी से, ग्राउंड फ्लोर में मैं रहता था, उनका भी जो काम करने की जगह थी वो भी ग्राउंड फ्लोर पे थी। तो शायद वहां पर किसी ने देखा था मेरा घर और वो ट्रॉफीज वगैरह देखी थी, तो उन्होंने उस वक्त पूछा था प्रेमगिरी कर जो है, उनको पूछा था कि ये यहाँ पर कौन रहते, इतनी सारी ट्रॉफीज है। तो शायद उन्होंने उनको बताया था कि हमारे यहाँ पर अरुण केदार करके कैरम चैंपियन है जो वहां पर रहते हैं। तो जिसकी वजह से जब मुन्ना भाई एमबीबीएस की शूटिंग चल रही थी और वो कैरम का शॉट जब खेलना था ना, उसके लिए उन्होंने मेरे को वहां पर बुलाया था। हालांकि मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं क्लेम नहीं करूंगा कि वो शॉट मैंने खेला है, क्योंकि लेकिन वहां पर जाने के बाद मैंने कई सारे शॉट्स उनको दिखाए थे कि जो लोगों को लुभा सकते हैं। लेकिन जिस तरह का शॉट उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने मेरे को ये बताया कि चारों फ्रेम को कट करके फिर ये जो पॉइंट आप जो देखी होगी, वो जो पीस पॉकेट में होती है ना, वो एक्चुअली 90 डिग्री में कट होती है। तो वो अगर कितना भी बड़ा अच्छे खेलने वाला चैंपियन होना, तो 90 डिग्री में वो स्ट्राइकर 3 फ्रेम को टच करने के बाद वो कट नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने वो शॉट मैंने जो मारा था वो उन्होंने नहीं लिया, कि लेकिन उन्होंने ट्रिक सिन से वो शॉट बनाया है जो 90 डिग्री में कट होता है। अच्छा, उस वक्त मेरे को पता भी नहीं था कि ये मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म है, इसमें संजय दत्त काम करने वाले हैं। ये शॉट मैंने देखा, वो एक्चुअली जो माहौल था, वो जो अस्पताल दिखाया था, उस वक्त वहां पर कोई भी था नहीं, और पुराने बोर्ड के ऊपर उन्होंने मेरे को कुछ शॉट दिखाने के लिए बोले थे। तो ये किस्सा उस वक्त हुआ था। लेकिन ये भी बात सही है कि उस किस्से के बाद या उस स्पेसिफिक शॉट्स के बाद कैरम काफी हद तक आगे बढ़ा है, लोगों ने कैरम को काफी चाहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं जस्ट रैंडमली मैंने रेफर किया है, देखिए बात बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ गई आपकी तरफ से। अरुण जी, एक और बात बताइए कि राष्ट्रीय तौर पर, क्योंकि कैरम सिर्फ भारत में नहीं खेला जाता है, हालांकि कहा जाता है कि इसकी शुरुआत यहाँ हुई हो, लेकिन सिर्फ भारत के नहीं, भारत के बाहर आपने जैसे कहा तकरीबन 20 देशों में कैरम खेला जा रहा है आजकल, और अलग अलग तरीके से। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल में क्या फर्क आता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ये हिंदुस्तानी खेल है, हिंदुस्तान इस खेल के ऊपर अपना दावा या अपनी पकड़ बनाए हुए रखी हुई है। तो जो एक्चुअल कंपटीशन आप देखेंगे ना, तो सिर्फ हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान के अलावा फिर श्रीलंका हो या फिर बांग्लादेश हो या कुछ हद तक अभी मालदीव्स वाले काफी अच्छा खेल रहे हैं। तो हिंदुस्तान में जब कोई भी कंपटीशन होती है, तो बहुत ही हेल्दी और एकदम कॉम्पिटिटिव लेवल के आपको मैचेस देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, अभी काफी हद तक यूपी से भी काफी अच्छे खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ का एक अलग पार्ट आता है, जहाँ से भी काफी अच्छे खिलाड़ी खेलने वाले हैं। फिर जैसे पहले हम बोलते थे कि हैदराबाद का, अब तेलंगाना है, तेलंगाना से काफी अच्छे खिलाड़ी आते हैं। उन दिनों कर्नाटक से काफी अच्छे खिलाड़ी आते थे। फिर आंध्र है। ये जो कुछ स्टेट्स है कि जहाँ से एक्चुअल कॉम्पिटिटिव लेवल कैरम बहुत बड़े पैमाने पे खेला जाता था और अब भी खेला जा रहा है। तो वहां से
बहुत अच्छे खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं। तकरीबन 30 राज्य और राज्यों के अलावा तकरीबन 14 इंस्टीट्यूशन है जिनके पास रिक्रूटेड कैरम प्लेयर है। यानी जो कैरम खिलाड़ी नेशनल लेवल के ऊपर अच्छा प्रदर्शन करता है उसको नौकरी मिलती है, परमानेंट नौकरी मिलती है। और न सिर्फ नौकरी मिलती है, नौकरी के साथ में उसको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, कैश अवार्ड्स, ये सब चीजें उनको मिलती है। तो वो सब अच्छे खिलाड़ी इंस्टीट्यूशन में से आते हैं। तो ये रहा एक राष्ट्रीय स्तर। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैं समझता हूँ कि 1988 में इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन बनी थी, जबकि हिंदुस्तान में या फिर अपने देश में इससे पहले से कैरम चल रहा है। तो जो डोमिनेट है जो है कैरम को, वो हिंदुस्तान करता है, या जो भी मैसेज देना है वो हिंदुस्तान की तरफ से पूरे वर्ल्ड को या पूरे जगत को जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ देश ऐसे हैं कि जो काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि इतने आसानी से हमारे जितने कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट वहां पर हो नहीं पाते, जिसकी वजह से वहां से ज्यादा कैरम खिलाड़ी निकल नहीं रहे हैं। यहाँ पर खिलाड़ियों को नौकरी मिल रही है, वहां पर नौकरी नहीं मिल रही। वो अपने शौक के तौर पर कैरम खेल रहे हैं। फिर भी मैं एक खिलाड़ी का नाम मैं लेना यहाँ पर पसंद करूंगा कि फ्रांस में से पियर डुबोइस करके एक खिलाड़ी है जो इस खेल में काफी माहिर है, और उसने काफी मेहनत की है। यानी जूनियर से लेके उसने मेहनत की है। वो यूरोप चैंपियन भी है, यूरोपियन कप्स वगैरह जहाँ जितने भी यूरोप में टूर्नामेंट होते हैं ज्यादातर वही जीता हुआ है, जो मेरी जानकारी है। तो वो एक अच्छा खिलाड़ी यूरोप से निकल के आया है। बाकी जितने भी खिलाड़ी है या तो हिंदुस्तान से है, या श्रीलंका से है, या एशियन कंट्री से निकल रहा है। एक आध खिलाड़ी किसी और कंट्री से होगा, लेकिन ज्यादातर जो देश खेल रहे हैं वो यूरोपियन कंट्रीज काफी हद तक यहाँ पर इसमें इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। जैसे जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, पोलैंड है, और यहाँ पर अमेरिका खेल रही है इंटरनेशनल इवेंट। यूके में से खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं। तो एक काफी अच्छा माहौल है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कैरम फैल गया है, और ये एक मैं समझता हूँ कि कैरम के लिए अच्छी बात है। भारत में आज कैरम की स्थिति आप क्या बताएंगे? देखिए, भारत में अगर शेड्यूल से के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हर साल सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, ये 3 टूर्नामेंट भारत में होनी ही है। अलावा इसके ऑल इंडिया फेडरेशन कप, जो सिर्फ सीनियर कैटेगरी के लिए होती है, वो एक टूर्नामेंट हर साल फेडरेशन के माध्यम से की जाती है। तो ये 4 टूर्नामेंट हिंदुस्तान में होती है। बाकी अपने अपने राज्यों में हर कोई अपने हिसाब से कम ज्यादा टूर्नामेंट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो हम एक साल में 12 टूर्नामेंट कर रहे हैं, यानी हर महीने में एक टूर्नामेंट, और वो भी टूर्नामेंट इतनी बड़ी लेवल के ऊपर होती है कि उसमें तकरीबन 1,00,000-1,50,000 रुपए के कैश प्राइजेस होते हैं। अच्छा। उसके अलावा उसका वीडियो शूटिंग होता है, लाइव स्ट्रीमिंग होता है। वो काफी हद तक हमारे महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन की वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल वगैरह बहुत कुछ है। नेशनल लेवल के ऊपर जब ये 3 टूर्नामेंट होते हैं तो इन 3 टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस के आधार पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए टीम का चयन होता है। स्पेशली सीनियर कैटेगरी में जो फेडरेशन कप टूर्नामेंट होती है और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप टूर्नामेंट होती है, इन 2 टूर्नामेंट के आधार पर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या इंटरनेशनल फेडरेशन कप हो या वर्ल्ड कप हो, इन 3 टूर्नामेंट के लिए इस आधार पर टीम का चयन होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप और इंटरनेशनल फेडरेशन कप, ये 3 टूर्नामेंट रेगुलर हो रही है। अलावा इसके इंडिया श्रीलंका टेस्ट मैच, इंडिया बांग्लादेश टेस्ट मैच, ये टेस्ट मैच, जैसे मालदीव्स के साथ इंडिया की टेस्ट मैचेस भी हम लोग कराते हैं। ओके, एक और बात बताइए, एक टिपिकल कैरम प्लेयर, चाहे वो मर्द हो या औरत, मेल और फीमेल, एक टिपिकल कैरम प्लेयर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि एक अच्छा कैरम प्लेयर अगर कोई है तो वो एक वेल डिसिप्लिन होना चाहिए। पेशेंस उसमें होने काफी जरूरी है, मेल हो या फीमेल हो। क्योंकि देखो, आपको आसानी से महाराष्ट्र में ही कम से कम 2,000 खिलाड़ी है जो टूर्नामेंट खेलते हैं।
अब आप हिंदुस्तान का अगर आंकड़ा देखने के लिए जाओगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे हिंदुस्तान में कितने खिलाड़ी हो गए जो टूर्नामेंट स्तर पर खेलते हैं। अब इन सब लोगों के साथ जूझना, इनके साथ खेलना और उसमें से आपको आगे बढ़ना, तो इसके लिए आपके पास बहुत पेशेंस होने चाहिए, बहुत मेहनत होनी चाहिए और मेहनत लगातार होनी चाहिए। देखो, एक अच्छा मुकाम हासिल करना, आपको चैंपियन होना शायद मुमकिन है। आप एक बार मेहनत करोगे, बहुत अच्छा आपके साथ में आपका लक भी होगा, क्योंकि लक भी फैक्टर करता है, सिर्फ अच्छा खेलने से कोई नहीं जीतता है। जब 2 अच्छे खिलाड़ी खेलते हैं तो साथ में उसको लक जिसके साथ होता है वो भी थोड़ा-सा मायने रखता है, नहीं ऐसे नहीं। लेकिन आपके पास पेशेंस होना ज़रूरी है। आपको हार बर्दाश्त करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं हार गया तो फिर अब मैं इसको छोड़ दूँगा। क्योंकि हारने के बाद मैंने एक खिलाड़ी देखा है मेरे बैंक में, मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सर्विस करता था। मैंने एक खिलाड़ी देखा है कि महेंद्र तांबे करके। हारने के बाद वो कमरे में आके फिर से बोर्ड के ऊपर बैठता था और रात-रात भर खेलता था। यानी उसके पीछे वजह ये थी कि मैं कैसे हारा। मैं पूरे साल भर में मेहनत कर रहा हूँ, मेरी मेहनत सबसे ज़्यादा है। सब खिलाड़ियों में उसकी मेहनत ज़्यादा है, बावजूद उसको हार कैसे वो हार रहा है। तो वो उसका अभ्यास करता था। तो इस तरह की मेहनत, इस तरह की लगन आपकी होनी चाहिए और ये किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। एक और बात बताइए, इस सवाल में एक और बात आती है, महिला खिलाड़ी कितने हैं कैरम में? क्योंकि ज़्यादातर इट्स अ मेल डोमिनेटेड फील्ड, इज़ इट? देखिए, अगर 100 मेल है तो 10 फीमेल है। ये एक अच्छा। एवरेज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में। क्योंकि ओके। महिलाएं उतनी कैरम की तरफ बढ़ती नहीं है, आती नहीं है। हालाँकि उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए मेरे हिसाब होनी से, चाहिए। क्योंकि ये इंडोर गेम है। हुँ। ये इंडोर गेम है, आप घर में बैठ के प्रयास कर सकती है, अभ्यास कर सकती है, खेल सकती है, समय दे सकती है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि महिलाएँ आती तो है, लेकिन एक समय के बाद वो फिर से इसमें से चली जाती है। वजह कुछ भी रही हो, शादी की वजह से हो या किसी और उनके पर्सनल प्रॉब्लम हो। लेकिन आने के बाद इस खेल में रहना, थमना, इसका अभ्यास करना, पूरा प्रयास करना और सालों तक कैरम के लिए अपना जीवन जो है या अपना समय जो है देना, ये बहुत कम होता है। जिसकी वजह से महिलाओं की संख्या कम है। ये मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य है, क्योंकि जी। ये महिलाओं के लिए खेल ज़्यादा आसान है या फिर उनके लिए खेलने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। मैं इस बात के लिए शायद थोड़ी अपने आप को भी दोषी मानती हूँ। मेरी नानी जो है वो बहुत अच्छा कैरम खेला करती थी घर में। माय जी। ग्रैंडमदर, शी इज़ नो मोर। हाँ, बट वी नेवर बोरोड दैट लेगेसी फ्रॉम हर, सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है शायद इस बात पे गौर करना और सोचना इसके बारे में। अरुण जी, हमारे पास समय अभी 1-2 मिनट का रह गया है। आप मुझे बताइए, इस खेल को बढ़ावा देने के लिए आपके मन में क्या योजनाएँ हैं? क्योंकि आप एक प्लेयर से कोच तक का सफर तय कर चुके हैं। आप प्लेयर भी रह चुके हैं, आप एक ट्रेनर हैं, एक कोच हैं। तो आपके मन में क्या योजनाएँ हो सकती हैं इसे बढ़ावा देने के लिए? देखिए, प्लेयर और कोच तो मैं हूँ, उसके साथ में मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और एक एब्सोल्युटली। खिलाड़ी का जब एडमिनिस्ट्रेटर होना जब बनता है, तो मैं समझता हूँ कि उसकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो चीज़ें खिलाड़ी एक्सपेक्ट करता है, वो चाहता है कि मेरे लिए कोई ये सब चीज़ें ला के दे। जब मैं खेल रहा हूँ तो अच्छे प्राइज़ेज़ मेरे को मिलने चाहिए, जब मैं खेल रहा हूँ तो मेरे को पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, मेरे लिए किसी माध्यम से कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो वो सब जो करने की इच्छा हम रखते हैं, तो वो अब ज़िम्मेदारी एक प्रशासक होने के नाते, एक संगठक होने के नाते मेरी बढ़ जाती है, जिसके लिए हमने महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन के माध्यम से काफ़ी हद तक प्रयास किया है। वेबसाइट हमने एक बहुत ही, आप देखिए, महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन की एक अच्छी खासी और बहुत ही आकर्षक ऐसी वेबसाइट है। यूट्यूब चैनल है, चैनल के माध्यम से हम वीडियोज़ लोगों को तक पहुँचा रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर हम हैं, अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके एक टेक्नोलॉजी जो है अब एडॉप्ट करने जाने वाले हैं, आने वाले समय में जब जैसे हमारी टूर्नामेंट शुरू होगी। तो उससे एक थोड़ी-सी तकनीक जो है वो इस खेल में और आ जाएगी। हमने एक स्कोर बोर्ड भी बनाया हुआ है, हमारा अपना महाराष्ट्र कैरम एसोसिएशन का ऐप। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम खेल को आगे लेके जाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अन्य खेलों की तरह कैरम की राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
लीग स्पर्धा जब शुरू होगी और खिलाड़ियों को काफ़ी अच्छी खासी मोटी रकम मिलेगी, तो मैं समझता हूँ कि वो दिन मेरे लिए जी। सबसे बड़ा दिन होगा और मेरी यही तमन्ना है। तो धन्यवाद अरुण जी, आपने बहुत सारी बातें की हैं और मैं सोचती हूँ कि इस गेम को जिस तरह से आपने अपनाया है और बहुत सारे और हमारे जो दर्शक हैं जो आज का ये कार्यक्रम देख रहे हैं, और ये कुछ फोटोज आपके लिए हैं आज के इस कार्यक्रम के। अरुण जी के साथ कुछ नामी खिलाड़ी हैं और उन्हें जो पुरस्कृत किया गया है उसकी भी कुछ फोटोज आप देख रहे हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से अरुण जी, जिस तरह से आपने इस खेल को अपनाया है और आपने इतनी सारी जानकारी दी है खैर इसके बारे में, मैं हमेशा सोचती थी कि एक स्ट्राइकर का स्ट्राइकिंग रेट अच्छा होना चाहिए, लेकिन कैरम इससे बहुत गुना ज्यादा कुछ है, isn't it? जी, जी। जाते जाते आज के इस कार्यक्रम में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे सारे दर्शकों से जो हमारे साथ जुड़ गए हैं आज? मैं कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ़ एक टाइम पास के तौर पर इस खेल की तरफ ना देखें और टाइम पास के तौर पर इसको ना खेलें। आप इस खेल में अगर अच्छा करते हैं, तो आपके लिए ये करियर भी बन सकता है, आपके लिए नौकरी की, क्योंकि देखो आज ग्रुप गेम को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन एक इंडिविजुअल खिलाड़ी को नौकरी मिलना स्पोर्ट्स के आधार पर थोड़ा-सा आसान लगता है, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनीज़ आपको अच्छी नौकरी दे रही है, फिर गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रहे हैं, एलआईसी आपको जॉब दे रही है। तो ये हम्म। बिल्कुल सही खेल है, आपको अगर चुनना है तो आप कैरम चुन सकते हैं और इसमें आप करियर बना सकते हैं। अरुण जी, आप यहाँ आए हैं, आज इतनी सारी जानकारी दी, उस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शकों के लिए बस यही कहना चाहेंगे कि द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स विल कंटिन्यू ऑन द स्पोर्ट्स इंडी चैनल. बी विद अस नेक्स्ट Saturday 5 p.m. in the evening. Till then, take care and see you.